तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7, रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम आगे वर्ड्स में बढ़ते हैं। ठीक, फॉरवर्ड बायसिंग थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग जस्ट अपोजिट है ये पूरा कंसेप्ट। ठीक, तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। क्या था कि एक होता है पीएन जंक्शन, ठीक है। उस पीएन जंक्शन में एक होता है बीच में आयंस का लेयर बनता है, जिसे हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं, जहां पर कोई मूविंग चार्जेस नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद इसे हम पी टाइप कहते हैं और ये एन टाइप होता है। पी टाइप में मेजोरिटी होती है होल्स की और इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनॉरिटी। ओके, फिर हमने देखा क्या एन टाइप में माइनॉरिटी होल्स होते हैं और मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि सही थी, है ना। फिर क्या होता है कि ये था पीएन जंक्शन केवल, फिर एक मेटल कॉन्टेक्ट लगा दिए। मेटल कॉन्टेक्ट लगाने से दो टर्मिनल बन गए, तो इसको हमने कहा डायोड, पीएन जंक्शन डायोड या फिर सेमीकंडक्टर डायोड। अब उस डायोड का क्या करें? उस डायोड का करना क्या है कि अगर उसके साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी कनेक्ट करने का जो तरीका है, उस तरीके को हम कहते हैं बायसिंग करना। और बायसिंग है दो तरीके का, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स। फॉरवर्ड बायसिंग हम क्या करते थे, प्लस वाला कनेक्टेड होता था पी साइड से और नेगेटिव वाला कनेक्टेड होता है एन साइड से, है ना। तो ये कहानी थी फॉरवर्ड बायसिंग की। जैसे हमने देखा कि इसका वोल्टेज माइनस और ये प्लस, दोनों क्या है, ये माइनस का यहाँ पर है, इसका प्लस यहाँ पर है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए। ऑपोजिट होने से क्या हो गया, इफेक्टिव वोल्टेज क्या हो गया इसके ऊपर, वी फॉरवर्ड बायस माइनस वी बी। ये वी बी है, ये वी फॉरवर्ड बायस था, दोनों ऑपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट हो गया। और सब्ट्रैक्ट होने की वजह से ओवरऑल इफेक्टिव वोल्टेज कम हुआ। कम होने से विड्थ कम हो गई, है ना, मतलब थोड़ा सा पतला हो जाएगा ये दीवार, ये जो क्या थी, लेयर जो थी। और लेयर की विड्थ कम होने की वजह से अब इन इलेक्ट्रॉन को जाने से आसानी होगी, यानी कि डिफ्यूजन होगा। देयर विल बी डिफ्यूजन करंट, देयर विल बी आल्सो ए ड्रिफ्ट करंट, कि जब कोई माइनॉरिटी यहाँ पर नजदीक आ जाए, यहाँ नजदीक आ जाए, तो वो दे विल स्वेप्ट अवे टू देयर मेजॉरिटी चार्ज जंक्शन, मेजॉरिटी जंक्शन। ओके, और मेजॉरिटी साइड। तो ये था फॉरवर्ड बायस में, जिसका ग्राफ भी हमने देखा था। फॉरवर्ड बायस में ऐसा होता था, जैसा भी ऐसा, ये बेहतर है ना। चलिए, तो यही कहानी हमें इसमें भी पढ़नी है कि करंट कैसे फ्लो करता है, ग्राफ कैसा होगा। दो चीजें हम पढ़ेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको पता चल गया होगा कि रिवर्स बायस जंक्शन में, रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में हम क्या करने वाले हैं। पी साइड को कनेक्ट करेंगे किससे, नेगेटिव टर्मिनल से, और एन साइड को पॉजिटिव से। ठीक, तो शुरू करते हैं। चलिए आइए, स्वागत आप सभी का। तो एक मैं बनाता हूँ पी एन जंक्शन, पहले तो बहुत बढ़िया है, यहाँ बना देते हैं, ठीक है, बेहतर लग रहा है। और ये विड्थ बना दी पहले डिप्रेशन लेयर की, माइनस 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 प्लस प्लस। ये तो आंख बंद करके बना देना है कि नहीं। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप में होल्स हैं और इधर इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आगे, अगर मैं पी टाइप को कनेक्ट कर दूं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को कनेक्ट कर दूं पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इस घटनाक्रम को क्या कहेंगे, रिवर्स बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। और यही मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा है, ए जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बायस्ड व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड। इसको कह दिया हमने रिवर्स बायसिंग, ये इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, अब देखो, ये हमें पता है कि ये चार्ज कैसे है, नॉट मूवेबल है, इमोबाइल चार्ज है, इमोबाइल, है ना। तो नॉट मूवेबल चार्ज यहाँ पर जो है, नॉट मूवेबल, मूवेबल, ठीक है, नॉट मूवेबल। ये जो है फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, वो फ्री हैं मूव करने के लिए, लेकिन आगे नहीं जा सकते, बड़ी सी दीवार है। ये भी मूव करने के लिए फ्री है, लेकिन आगे नहीं जा सकते क्योंकि बड़ी सी दीवार है।
ठीक है, उस दीवार का पोटेंशियल कितना है, माइनस, और ये प्लस, माइनस वाला माइनस से, प्लस वाला प्लस से, इसका पोटेंशियल है वी बी। जो अप्लाई हमने किया है वो है रिवर्स बायस, ठीक है, उल्टा लगाया है इसलिए। ओके, चलो अब देखो, जहां फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, रुकावट कम है, डिफिकल्टी कम है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम है, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, सही। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। यानी कि ये इसके पैरेलल में है, पैरेलल में है, लेकिन पूरा का पूरा वोल्टेज यहीं पर ड्रॉप होगा, मतलब इसी के अक्रॉस रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, नेग्लिजिबल, ठीक है। चलिए अब देखो, खास बात कि इस बार फॉरवर्ड बायस जैसा केस नहीं है, यहाँ पर भी इसका नेगेटिव है तो यहाँ पर भी इसका नेगेटिव ही है, और यहाँ इसका प्लस है तो इसके बाद में यहाँ भी इसका प्लस है। मतलब अब दोनों जो है क्या है, भाई भाई जैसे लक्षण है इसमें, कि ये इसका एक दूसरे का भाई जैसा लग रहा है, तो पहले इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, यानी कि दोनों क्या होंगे, एकजुट हो गए। तो देखो ना, द अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ही ड्रॉप्स अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन, ओके, सही। लेकिन अब क्या हुआ कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता था कि दोनों ऑपोजिट थे, इसलिए क्या हो जाता था, एक प्लस और एक घटा देते। लेकिन अब क्या है, दोनों एक ही प्रवृत्ति के हो गए हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो इफेक्टिव वोल्टेज कितना हो जाएगा, इफेक्टिव वोल्टेज हो जाएगा वी आर बी प्लस वी बी, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर अब क्या हो गया, वी आर बी प्लस वी बी, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, ये केवल वी बी नहीं रहा है, ये बढ़ गया है, क्योंकि वी आर बी भी इसका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो वी आर बी अगर सपोर्ट कर रहा है तो कैसा दिखेगा इसका फिगर देखते हैं। तो पहले था केवल वी बी, अब ये भी साथ में आ गया, तो वी आर बी प्लस वी बी, ये लेयर को बढ़ा देगा, क्योंकि इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया है, ठीक है। तो अब ये ऐसा दिखेगा, विड्थ बढ़ गई, ठीक है, बड़ा करके दिखा दिया मैंने, पी और एन, ये माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, ठीक है। चाहो तो एक लेयर और दिखा दो, यहाँ पर माइनस प्लस की चलता है, लेकिन विड्थ बढ़ गई कुल मिलाकर के वी आर बी प्लस वी बी, ठीक है। तो पॉइंट क्या लिखेंगे, एज इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज, है ना, एज इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज, ये फिगर बना लेना पूरा, ये विड्थ ज्यादा करके दिखाना है, ठीक है। तो कहाँ लिख दें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दें, दिख जाएगा ना नीचे में, दिख जाएगा, ओके। इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, तो डिक्रीजेस इंक्रीज होता है ना, increases, hence width of the depletion layer increases, width of depletion layer increases, हो गया, ये कहानी थी कि width of depletion layer increase हो गया किसमें, रिवर्स बायस वाली कंडीशन में, ओके। चलो अब आगे मिटा दें इसे भी मिटा दे रहा हूँ। अब विड्थ बढ़ गई है, तो विड्थ बढ़ गई है तो हम वही डायग्राम यूज कर लेते हैं, क्यों, या फिर ढंग का डायग्राम बना देते हैं, बनाना पड़ता है डायग्राम, वरना समझ नहीं आएगा फिर आप लोग, है कि नहीं। तो देखो ये कौन सा देखें, ये हो जाएगा कितना, पी और एन का
कॉम्बिनेशन के पी और इन कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हमने लगा दिया बैटरी, ये लगा देते हैं, इसको थोड़ा छोटा किया तो चलेगा, क्योंकि डायग्राम में काफ़ी एक अप्रोच दिखाना है, इसलिए काफ़ी झंझट है, समझ नहीं रहे हैं आप। माइनस और ये प्लस, ओके। अभी और ये विड्थ बढ़ा दो, ओके। तो ये विड्थ बढ़ गई है ना। पहले केवल इसका पोटेंशियल क्या था, वी बी था, अब क्या हो गया, वी आर बी प्लस वी बी, ओके। तो विड्थ बढ़ गया है और वी आर बी यहाँ पर अप्लाई हुआ था तब बढ़ा, अदरवाइज नहीं बढ़ता। तो चाहो तो यहाँ पर माइनस माइनस की 2 लेयर दिखा दो, अच्छा लगेगा कि भाई विड्थ बढ़ गई है। चाहो तो एक ही दिखाओगे तो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन मत लेना कि एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ से आ गए, बस एग्जाम्पल के तौर पर दिखाए हैं, तो विड्थ थोड़ा बढ़ा दिया ना तो अच्छा लगेगा, 2 लाइन दिखाएंगे तो। पी टाइप और एन टाइप, ओके। पी टाइप में मेजॉरिटी है होल्स होल्स होल्स, ये तो हमने रट लिया है कि नहीं, मेजॉरिटी होल्स है। चलिए अब देखो, पहले एक छोटी सी दीवार थी, मतलब जो वी आर बी नहीं था, है ना, वी आर बी नहीं था, केवल पीएन जंक्शन था, तब हम कह रहे थे डिप्लीशन रेट डी, है ना। तब भी ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं आ पा रहे थे, तब हम कह रहे थे पोटेंशियल बैरियर क्या है, बी है, ठीक है। फिर हमने फॉरवर्ड बायस किया तो ये विड्थ कम हुई, तब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करवाया, है ना। यानी कि जब डी है, नॉर्मल डी है, तब तो पार कर ही नहीं सकता, जब विड्थ कम हुई तब पार कर पाया। लेकिन अब उल्टा क्या हो गया, विड्थ बढ़ गई है, यानी कि पहले इतनी सी दीवार थी और इतनी बड़ी, तो पहले इतनी वाली मुझसे पार नहीं हो रही थी, अब तो क्या हो, है कि नहीं, हजम ही नहीं होनी वो चीज तो। यानी कि अब रुकावट और ज्यादा बढ़ गई है, रोकने वाले लोग और ज्यादा हो गए, ठीक है। तो रोकने वाले ज्यादा हो गए हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन उधर जा पाएगा, नहीं, जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता, क्योंकि अब तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया है, तो होल नहीं जा सकता उधर। क्यों जाना चाहता होल उधर, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी है होल्स की, यहाँ माइनॉरिटी होल्स की, तो वो चाहता है कि कंसंट्रेशन कम है वहां पर, तो मैं डिफ्यूज हो जाऊं वहां जाकर के, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसके पास जो रूम टेम्परेचर पर एनर्जी है, वो एनर्जी इस वोल्टेज को पार करने के लायक ही नहीं है, दम नहीं उस एनर्जी में इतना कि इसको पार कर जाए, समझे। सेम केस होती है इलेक्ट्रॉन के, वो इलेक्ट्रॉन भी इधर नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास भी रूम टेम्परेचर पर इतनी ही एनर्जी है कि जो केवल खाने पीने काम आ सकती है, मतलब छोटी मोटी दीवार को पार कर जाए, लेकिन इतनी बड़ी दीवार को पार नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते, तो पॉइंट नंबर 3, दिस सप्रेसेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, टोटली रोक देगा, ओके। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते और होल यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। अब नहीं जा सकते तो कोई डिफ्यूजन नहीं होगा और डिफ्यूजन करंट भी नहीं होगा, है ना। तो देयर विल बी नो डिफ्यूजन करंट। इस पॉइंट नंबर 3 का मतलब, ठीक है। तो आपके मन में सवाल आएगा, क्या कोई एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, जा सकता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के कारण करंट कितनी हो, नेगलिजिबल, 0.111 0.000 समथिंग, वो भी माइक्रो एम्पियर में, तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसके नीचे लिख लेना भाई, नो डिफ्यूजन करंट, कोई डिफ्यूजन करंट नहीं मिलने वाला है, ओके। तो देखो रिवर्स बायस में 2 चीजें पता चली, क्या कि पहला, रिवर्स बायस में अप्लाई करने की वजह से डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ जाता है, विड्थ बढ़ने से कोई इलेक्ट्रॉन या होल का फ्लो नहीं होता है, जिससे डिफ्यूजन रुक जाता है, और डिफ्यूजन रुकने की वजह से डिफ्यूजन करंट अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है। अप्रोक्स वर्ड यूज कर लेना, ठीक है, अप्रोक्स ज्यादा बेटर है, क्योंकि 0.00 समथिंग तो है ही, और वो भी माइक्रो एम्पियर में दैट इज ओके, तो इसलिए हमने अप्रोक्स नेग्लिजिबल। अब अगला पॉइंट ये आता है कि ये जो हमने रिवर्स बायस अप्लाई किया है ना, तो रिवर्स बाय अप्लाई करने से हमें ये तो पता चल गया कि देयर विल बी नो डिफ्यूजन करंट, तो करंट होगा कि भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि 2 तरह की करंट होती है, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। तो उसमें हमें ये तो पता चल गया देयर इज ए नो डिफ्यूजन करंट अप्रोक्स, है ना।
नेग्लेक्ट कर दिया हमने, 0.00 समथिंग माइक्रो एम्पियर में है, तो ये पॉइंट नंबर 3 था अपना, है ना, अप्रोक्स, ऐसा कह सकते हैं। मतलब इसे नेग्लेक्ट ही करना है, नहीं लेना अकाउंट में। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि पता रहे हाँ डिफिजन नाम का वर्ड था लेकिन जीरो करंट है डिफिजन का कारण, ठीक है। तो क्या करंट होगी इसमें, करंट होगी एक्चुअली, हालांकि वो भी बहुत कम होगी, किसका। तो पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी साइड, सॉरी इफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी साइड, सही है, मेजोरिटी की बात करेंगे, माइनॉरिटी की बात करेंगे। इफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी साइड एंड होल्स इन एन साइड, मतलब हम पी साइड में माइनॉरिटी को देख रहे हैं, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी या माइनॉरिटी जो भी कहें, और एन टाइप में हम देखते हैं माइनॉरिटी को। उन दोनों पर हमने फोकस किया, तो हमने देख लिया मेजोरिटी चार्ज तो जा ही नहीं पा रहे ना, मेजोरिटी जा ही नहीं पा रहा क्योंकि वेट बढ़ गई, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी साइड दैट इज दिस, और इफ एंड होल्स इन एन साइड, तो यहाँ पर जो भी वो क्या है, फ्री है मोशन करने के लिए। तो अगर फ्री है तो हो सकता है वो फ्री करते करते, मतलब मोशन करते करते कहाँ आ जाए, नियर द जंक्शन आ जाए, ठीक है। नियर द जंक्शन आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मान लो ये होल यहाँ आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ओके। अब देखो यहाँ पर इस डिप्लेशन लेयर का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू क्यू, यानी कि इतने फोर्स से वो किसी को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, ठीक है। अगर वो अट्रैक्ट और रिपेल करेगा तो देखते हैं क्या होगा। तो हमने यहाँ तक देखा था भाई कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है पी साइड में यहाँ पर आ गया, मान लो रेंडम मोशन करते करते आ गया, होल यहाँ पर आ गया, हमने कहा कि आ तो गया नियर द जंक्शन, पास तो नहीं कर सकता, लेकिन जंक्शन का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू, ओके। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसने देखा कि इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, ठीक है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये इसको क्या कहेगा, अट्रैक्ट कर लेगा कि आ जा इधर, ठीक है। तो इसने इसको इधर बुलाया, ठीक है। अब होल का क्या होगा, तो होल का ये होगा कि होल को देख रहा है ये नेगेटिव चार्ज देख रहा है होल को, वो कहेगा तू इधर आ जा, ठीक है। और ये फिर जो इलेक्ट्रॉन आया है वो चला जाएगा अपने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन यानी कि एन टाइप में, और ये चला जाएगा पी टाइप, समझे। तो देखो दो तरह की करंट हो सकती है ड्यू टू, फर्स्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वो होती थी डिफ्यूजन के कारण, कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करते हैं, खुद को डिफ्यूज करते हैं जहां पर कम है वे, लेकिन वो यहाँ पर संभव नहीं था। फिर हमने देखा दूसरा माइनॉरिटी हमने देखा कि एन में जो माइनॉरिटी वो होल्स है, पी में जो माइनॉरिटी वो इलेक्ट्रॉन है। अगर वो रैंडम मोशन करते करते जंक्शन के पास पहुंच भी गए तो डिप्लेशन लेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या करेगा, वो उन्हें स्वेप्ट करता है, कहां पर लाता है स्वेप्ट करके, मतलब एरिया खत्म करना, मतलब खींच करके ऐसा लाना, ऐसा खींच करके इस साइड लाना, खींच करके उसे यहाँ लाना। तो क्या होगा, इफ इलेक्ट्रॉन इन पी साइड एंड होल्स इन एन साइड ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन comes closer to the junction, then electric field of the depletion layer swept them, किनको, इलेक्ट्रॉन और होल को, swept them to their majority side, सही है। यानी कि बाय चांस हमें करंट मिल गई
तो वो तो थी ही नहीं, डिफ्यूजन तो जीरो मान के चलते हैं, जीरो, ठीक है। तो एक करंट मिली है, ड्रिफ्ट करंट कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मिली है करंट, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसे पॉइंट को पॉइंट नंबर 4 में आगे लिखना। क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गया इधर से इधर और होल्स आया इधर से इधर, तो होल जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में करंट भी होता है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, और नेगेटिव ही हमने क्या लगाया है, पोटेंशियल लगाया है, यानी करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, करंट ड्यू टू minority charge carrier due to minority charge carrier is possible because of electric field, because of electric field, hence, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट होती है उससे क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट, hence it is known as a ड्रिफ्ट करंट। अब ये जो ड्रिफ्ट करंट होगी, क्या ये मिली एम्पियर में होती है या माइक्रो एम्पियर में होती है, ये सवाल है। अब सिंपली हम जानते हैं कि भाई माइनॉरिटी क्या होती है, बहुत कम होते हैं, जब नाम ही माइनॉरिटी है तो बहुत ही कम लोग होंगे ये तो ड्रिफ्ट करंट जो होती है, इट इज द ऑर्डर ऑफ द माइक्रो एम्पियर, ओके, इट इज द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। तो ड्रिफ्ट करंट इज द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो एम्पियर की कैटेगरी की होती है। ध्यान दो, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर करंट जो होती है ओवरऑल वो मिली एम्पियर में होती है। रिवर्स बायस में जो करंट होती है वो ओवरऑल माइक्रो एम्पियर में होती है, पहला। दूसरा, वहां पर जो मेजॉरिटी करंट थी वो किसके कारण थी, डिफ्यूजन के कारण थी। यहाँ पर जो मेजॉरिटी करंट है, यानी कि जो मेनली जो करंट मिल रहा है वो ड्रिफ्ट करंट है, ठीक है। ड्रिफ्ट जो मिला है किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से मिला है। वहां पर भी ड्रिफ्ट होता था, लेकिन वहां पर ड्रिफ्ट ऑलमोस्ट जीरो होता था करंट, है ना। तो इसलिए वहां पर ड्रिफ्ट को कंसिडर नहीं करते और यहाँ पर किसको, डिफ्यूजन को कंसिडर नहीं करते। ये डिफरेंस है, वहां पर मिली एम्पियर में होती है, यहाँ पर माइक्रो एम्पियर में होती है, ठीक है। वहां पर विड्थ डिक्रीज होती है, यहाँ पर विड्थ इंक्रीज होती है। वहां पर पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता है, यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता है। तो डिफरेंस लिखा देंगे, डोंट वरी। तो ये हो गया ड्रिफ्ट करंट इज इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, ठीक है। चलिए अब अगला मुद्दा हम इसमें ये उठाते हैं कि ये जो डायोड जो ड्रिफ्ट करंट है, इसको एक और नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, इट इज आल्सो नोन एज ए डायोड रिवर्स करंट, ओके, इट्स नोन एज डायोड रिवर्स करंट, डायोड रिवर्स बायस्ड करंट, ऐसा भी कह सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर नाम है, ओके, रिवर्स बायस्ड करंट। चलिए, तो अब सवाल ये आता है कि ये जो करंट है रिवर्स बायस्ड करंट, वो डिपेंड किस पे कर रही है ना। बहुत बढ़िया सवाल है कि डिपेंड किस पे करती है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये जो डायोड रिवर्स करंट है वो मेनली हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला इस बैटरी की वजह से, है ना। मतलब जो पोटेंशियल एक्स्ट्रा हुआ, एक्स्ट्रा पोटेंशियल की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, है ना। ऐसा होता है ना, E इक्वल टू V/T, ओके। पहले कोई बायसिंग नहीं थी तो V/T था, फिर क्या हुआ, VRB कनेक्ट हुआ तो पोटेंशियल इफेक्टिव वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ है तो एक बात सोचने जैसी, क्या सोचने जैसी ये है कि रिवर्स करंट जो था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड है रिवर्स बायसिंग की वजह से, यानी कि VRB की वजह से। तो सीधा सा पॉइंट आता है, क्या रिवर्स करंट
जो रिवर्स बायसिंग पोटेंशियल हमने लगाया है उस पर डिपेंड करती है? तो आंसर है भाई नहीं। द डायोड रिवर्स करंट इज नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन अप्लाइड वोल्टेज। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर उसे समझते हैं। तो द डायोड रिवर्स करंट और रिवर्स बायस is not very much dependent on applied voltage क्यों? पहली बात तो मैंने स्टेटमेंट जो लिखा वो थोड़ा आधा अधूरा सा लगता है। या तो मुझे ये लिखना चाहिए कि द डायोड रिवर्स करंट दैट इज द ड्रिफ्ट करंट डजंट डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। इसका क्या मतलब है कि द डायोड रिवर्स करंट इज नॉट वेरी मच डिपेंडेंट, मतलब कुछ हद तक डिपेंड कर रही होगी। जब भी आपने ये वर्ड यूज किया कि नॉट वेरी मच डिपेंडेंट, हाँ कुछ हद तक आपने सही समझा कि हाँ कि कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी, लेकिन हाल फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि इस पर डिपेंड नहीं करती। तो इसको समझते हैं पहले कि डिपेंड नहीं करना मतलब क्या। तो देखो समझना इंपॉर्टेंट है, ऐसे रट लिया तो फिर भी 2 दिन याद रहेगा, लेकिन चलो। जब मान लीजिए कि इनिशियल केस पे हम चलते हैं, है ना, इनिशियल केस पे हम चलते हैं कि अभी हमने कोई बायसिंग नहीं किया। सपोज करो हमने कोई बायसिंग नहीं किया, अभी इसका विड्थ डी है और वीबी इसका पोटेंशियल है, ठीक है, कनेक्ट नहीं है, हटा दिया। ओके, चलो कनेक्ट नहीं है, तब भी तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तब भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो ठीक है। तो इस केस में अगर ये होल नजदीक आया जंक्शन के, क्योंकि रैंडम मोशन कभी भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन भी तो रैंडम मोशन अभी भी कर सकता है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी इसको पार नहीं करवा सकता? तो हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में कोई बायसिंग नहीं है, तो ये जो वोल्टेज है वो ज़्यादा रहा होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा होगा। मतलब कहने का मतलब जो इनिशियली डिप्रेशन लेयर है उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स होगा F = QE, है ना। तो हो सकता है ये फोर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा होगा जिससे कि ये सबको अपनी तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींच ले और ये होल को ये नेगेटिव चार्ज खींच ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब मैंने क्या किया कि रिवर्स बायसिंग में 1 वोल्ट लगाया, ठीक है, कि VRV। तो अब हमें पता चल गया कि विड्थ बढ़ेगी, तो विड्थ बढ़ेगी तो बढ़ा दो, थोड़ी सी ही बढ़ेगी तो भी सही, लेकिन बढ़ी तो सही, विड्थ बढ़ गई। तो विड्थ बढ़ने से अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, ठीक है। अब ये होल यहाँ पर आया और ये इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंगर है, फोर्स ज्यादा होगा, और फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये इसको खींच लेगा, ये इसको खींच लेगा, दे विल स्वेप्ट अप। ओके, तब आप कहेंगे कि हाँ जब आपने ये वोल्टेज अप्लाई किया तभी तो ये कहानी हुई। ओके, मतलब इसके ऊपर डिपेंड करना है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने 100 वोल्ट कर दिया, है ना, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज अगर बढ़ा है, बढ़ा दिया तो करंट भी बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा होगा क्या, देखते हैं। देखो पहले भी यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन था, वही जंक्शन के पास आया, होल अब भी यहाँ पर एक ही है, वो यहाँ पर आया, अब भी एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब भी एक होल ही आएगा। यानी कि वोल्टेज बढ़ा देना, क्या करंट बढ़ा दिया क्या? नहीं, वोल्टेज चाहे आपने 1 वोल्टेज दिया था तब भी वो करंट बन गई थी, 2 देते, 2 वोल्ट देते तब भी बढ़ जाती, मतलब तब भी वो करंट बन जाती, 50 देते तब भी बन जाती। लेकिन वोल्टेज बढ़ाने का फायदा नहीं, जो काम 1 वोल्ट पे हो रहा है
उसी काम को मैं 50 वोल्ट पे क्यों करवाऊँ, है कि नहीं, तो मैं 1 ही वोल्ट पे कराऊंगा। यानी द डायोड रिवर्स करंट इज नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन अप्लाइड वोल्टेज। डायोड रिवर्स करंट इज नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन अप्लाइड वोल्टेज। इसको एक स्टेटमेंट के साथ में कनेक्ट करता हूँ, क्या कि इवन ए स्मॉल वोल्टेज इज सफिशिएंट टू स्वैप द माइनॉरिटी कैरियर फ्रॉम वन साइड ऑफ द जंक्शन टू द अदर साइड ऑफ द जंक्शन। आया समझ में कि स्मॉल वोल्टेज जो है वो ही काफी होता है टू स्वैप द माइनॉरिटी कैरियर फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ द जंक्शन। तो लिखेंगे बिकॉज बिकॉज a small voltage is sufficient to swap or to sweep short। क्रिकेट में जो एक शॉट खेला जाता है, स्वीप शॉट भी कहा जाता होगा शायद, तक ऐसा है कुछ। ओके, बिकॉज ए स्मॉल वोल्टेज इज सफिशिएंट टू स्वीप द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, minority charge carrier from one side to the other side of the junction। okay, from one side to the other side of the junction। समझे? तो ये हो गई वही कहानी किसकी, कि वोल्टेज पे डिपेंड करता है लेकिन नॉट वेरी मच, ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। उसे 1 या 2 वोल्ट की जरूरत होती है, उतना ही काफी होता है। अब चाहे तुम 100 दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये कहानी थी भाई उसकी, कि डायोड रिवर्स करंट इज नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन अप्लाइड वोल्टेज। अब बात आती है, क्या मैं करंट के मैग्नीट्यूड को इस रिवर्स वोल्टेज से कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? क्या जो करंट होगी, ड्रिफ्ट करंट, उसका मैग्नीट्यूड मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि अप्लाइड वोल्टेज से? आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी मैंने बताया कि वोल्टेज बढ़ाने से क्या करंट बढ़ा था क्या? नहीं बढ़ा था ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहेगा ना, एक हो रहे तो एक ही वोल्ट रहेगा, एक्स्ट्रा कहाँ से लाओगे? यानी कि इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, अगर यहाँ पर 2 खोलोगे करंट ज्यादा आ जाएगी, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है तो करंट और ज्यादा आ जाएगी, है कि नहीं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, क्या लिख देंगे भाई? क्या लिखो? द करंट इज नॉट लिमिटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। द करंट इज नॉट लिमिटेड by applied voltage। It can be controlled or it can be increased or decreased। या फिर क्या देखो, because it is dependent on the minority charge carrier concentration। because it is dependent on minority charge carrier concentration। तो ये हो गया भाई रिवर्स बायस का सारा कहानी। ओके, तो भाई इसमें क्या होता है, पोटेंशियल बढ़ता है, इफेक्टिव वोल्टेज बढ़ गया, विड्थ बढ़ गई, विड्थ बढ़ने से डिफ्यूजन नहीं होता है तो एक करंट गायब हो गई, दूसरी बची ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है इसकी वजह से, लेकिन इसका ज्यादा रोल रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमें केवल क्या, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए, तो वो तो डिपेंड कर रहा है किसी और पर, वोल्टेज पर डिपेंड कर नहीं रहा है ना। तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक। ओके, वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं हम आगे। चलिए, वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाएंगे, इससे पहले हम क्या बनाएंगे, रियलिस्टिक डायग्राम बनाएंगे कि रियल में कैसा दिखता है। डायग्राम खूब है भाई, बनाते जाओ बस। ये ऐसा है, ये पी टाइप और ये एन टाइप,
पी टाइप एन टाइप इतनी बार बना चुके हैं कि सपने में भी अगर कोई पूछ ले कि डिप्रेशन रीजन में कौन से चार्ज होते हैं तो हम कहेंगे जो मूव नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया पी और एन। अब मैं इसको फटाफट से बना देता हूँ, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस ये प्लस, ये हो गया भैया वी रिवर्स बाय। अब यही तो क्या है, डायोड है ना, मेटल कॉन्टेक्ट लगा के इस पूरे को क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं। तो इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, डी फॉर डायोड, ये पी है, ये एन टाइप है, इसको कनेक्ट करना था बैटरी से, इसको कनेक्ट करना है एल प्लस टाइप से। ये सर्किट डायग्राम, ये सिंपल सर्किट है, ये भी बनाना है ना। प्रैक्टिकल अप्रोच वाला डायग्राम क्या कहता है उसे बनाते हैं। ओके, प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए हमें करना है क्या, एक वोल्ट मीटर अमीटर दिखाना है, वोल्ट मीटर और अमीटर दिखाते हैं। कहाँ तक दिख जाएगा इसमें देखें, हाँ दिख जाएगा। चलो इसको तिरछा कर दिया है मैंने, सीधा कर दें। अभी देखिए, चलो सबसे पहले एक डायोड लिया था, ये पी टाइप था और ये एन टाइप था। इसको कनेक्ट करना है बैटरी से, ये माइनस और ये प्लस। ये सिंपल सर्किट डायग्राम। प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या है, एक वोल्ट मीटर लगाना है जो वोल्टेज मेजर कर ले, इसका पैरेलल में लगेगा। करंट मेजर कर ले, करंट मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमीटर लगाना होगा, कौन सा, माइक्रो एम्पियर वाला कैटेगरी का, है ना। और करंट कम ज़्यादा ना हो इसके लिए साथ में क्या लगाएंगे, एक रियोस्टेट लगाएंगे। ठीक है, तो आर एस क्या है, रियोस्टेट है, ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये डायोड है, ये बैटरी। चलिए ये हो गया भाई सर्किट डायग्राम। अब देखो, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था क्या, कि अगर मैं 1 वोल्ट देता हूं तब भी करंट वही आनी है, ड्रिफ्ट करंट, और जब मैं 10 वोल्ट देता हूं तब भी लगभग वही करंट मिलती है। ओके, तो हम देखते हैं, इन रिवर्स बायस सिचुएशन अ वेरी स्मॉल करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज। तो सही है कि माइनॉरिटी चार्ज यहाँ आते हैं, यहाँ आता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अटैक कर लेता है और फिर करंट फ्लो करवा देता है। ओके, तो उस वोल्टेज पर हमने कहा ये वी आर बी है, ठीक है ना। मैं यही बना देता हूँ सर्किट, है ना। मिटा देते हैं, किससे मिटाएं, इसे ही मिटाते हैं, क्योंकि समझ में ज़्यादा इसी से आएगा। तो देखो, सबसे पहले मुझे ग्राफ बनाना है। इधर तो होता है मेरा वोल्टेज फॉरवर्ड बायस, इधर होता है मेरा करंट फॉरवर्ड बायस, इधर होता है मेरा वोल्टेज रिवर्स बायस, इधर होता है मेरा करंट रिवर्स बायस, ठीक है, ये है। चलिए एकदम सही चल रहे हैं। अब इसके आगे ये 0 है, तो फॉरवर्ड बायसिंग वाला तो हम ग्राफ अलग पढ़ चुके हैं, तो उसको यहाँ नहीं दिखाया तब भी चलता है। ठीक है, रिवर्स बायस में देखो क्या होता था कि वोल्टेज नेगेटिव में चल रहा है, नेगेटिव में चल रहा है, 0 से इधर चलेंगे। ठीक है, तो जब मैं कहूँ 1 वोल्ट, मतलब क्या है, मैंने माइनस का 1 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो माइनस का 1 वोल्ट दिया, वो उसमें ऐड हुआ, ऐड होने के बाद हमने कहा कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, बनने के बाद ये इधर चला गया, इधर चला गया, करंट आई, तो करंट थोड़ी सी मिली। तो कितनी सी मिली भाई, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, ये इतनी सी। ठीक है, हल्की सी, ये इतना। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, तो मैंने कहा था कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं 1 वोल्ट लूँ, 1 वोल्टेज लूँ या फिर 50 वोल्ट लूँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज करे तो उतना ही देगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा भी दिया है तो करंट में बहुत ही कम चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ तक कम चेंज देखने को मिलता है वहां तक का मैंने ग्राफ बना दिया कि भाई यहाँ तक वोल्टेज बढ़ाओगे तब तक करंट में कोई खास चेंज नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग है, और ये कैटेगरी कौन सी है, माइक्रो एम्पियर की है। चलो उस पॉइंट को पढ़ते हैं।
पहला पॉइंट तो क्लियर है कि माइनॉरिटी चार्ज के कारण होती है ना, इसमें तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलो पॉइंट नंबर 2 लेते हैं। द स्मॉल रिवर्स करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट ओवर ए सफिशिएंटली लॉन्ग रेंज ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज। यानी कि रिवर्स बायस वोल्टेज की एक इतनी लंबी रेंज पर करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, वो हमने ग्राफ में दिखाया। ठीक है, तो ये रीजन हो गया कौन सा, ये हो गया रीजन ओसी। ओसी नाम देते थे, ओ से ये सी तक। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। पॉइंट नंबर 3 पर कैसे पढ़े, बीच में आ जाते हैं। आपने लिखा था ना भाई, देखो, दिस रिवर्स करंट अप टू ए सर्टेन वोल्टेज, दिस रिवर्स करंट अप टू ए सर्टेन वोल्टेज known as breakdown voltage, and this voltage independent current is called, this reverse current up to a certain voltage is constant। क्या मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा नहीं है, ये तो पूरा स्टेटमेंट यही है। दिस रिवर्स करंट इज वोल्टेज इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये ऐसा लिखो, दिस रिवर्स करंट is voltage independent अप टू ए सर्टेन वोल्टेज। यानी कि यहां तक ये क्या है, डिपेंड नहीं करती, ज्यादा डिपेंड करती ही नहीं है, ना के बराबर। ठीक है, सो द रिवर्स करंट, यही रिवर्स करंट जो कि वोल्टेज इंडिपेंडेंट है अप टू ए सर्टेन वोल्टेज, यहां तक के वोल्टेज तक, दैट वोल्टेज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहाँ पर इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, आगे, एंड दिस वोल्टेज इंडिपेंडेंट करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। यानी कि ये जो करंट है, करंट को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, आई नोट, यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट। यानी कि यहाँ पर दिखाना चाहिए वैसे तो मुझे, ये है आई नोट, है ना, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो ये होगी भी रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो हमें दिख रहा है ग्राफ में भी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा है, करंट में कोई खास अंतर नहीं आया, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और जिस वोल्टेज तक ये कांस्टेंट है, उस वोल्टेज को कहा ब्रेकडाउन वोल्टेज, और वहां पर जो करंट है उसे कहा रिवर्स सैचुरेशन करंट। ऑर्डर इसका माइक्रो एम्पीयर। ओके, नेक्स्ट, तो हमने ये तो पता कर लिया कि वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती है अप टू ए सर्टेन रेंज। उसके बाद की कहानी भी देखेंगे कि आगे क्या होगा, लेकिन यहाँ तक में वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करता है वो बताइए। ठीक है, वो बताया है, दिस रिवर्स सैचुरेशन करंट, दिस रिवर्स सैचुरेशन करंट यानी कि आई नोट, दिस आई नोट मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो दिस रिवर्स सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। किस पे डिपेंड करता है, आई नोट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। ठीक है, केवल टेम्परेचर ऑफ जंक्शन पे डिपेंड करेगा। कैसे, तो ये प्रैक्टिकली डाटा है। प्रैक्टिकल डाटा क्या है कि अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो करंट आई नोट जो है वो 7% इंक्रीज हो गया। ऐसा मैं प्रैक्टिकली देखा कि इतना डिपेंडेंसी है। तो 10 डिग्री सेल्सियस राइज किया मैंने टेम्परेचर, तो करंट कितना बढ़ गया होगा, 7 × 10 70%, है ना। अगर 100% हो जाता, मैं कहता क्या हो जाता, जस्ट डबल, है ना, लेकिन क्या है 70%, तो ऑलमोस्ट डबल कहेंगे। ओके, यानी कि आई नोट से क्या हो गया, 70.7 आई नोट, 0.7 आई नोट हो गया ना। 70% का मतलब ये कि उतना गुना बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर 100% बढ़ जाता तो हम कहते हैं हाँ पहले आई नोट था और आई नोट ही बढ़ गया, और तो जस्ट डबल हो गया। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज द आई नोट बिकम्स नियरली डबल। ठीक है, नियरली डबल। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, तो अब तक की चर्चा में ये पता चला
कि ये रिवर्स बायस वोल्टेज है, ये रिवर्स बायस करंट है, ये माइक्रो एम्पियर है, फिर 0 है, करंट बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कांस्टेंट रहता है। इस वोल्टेज को कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या ग्राफ इतना ही है? नहीं, ग्राफ आगे। अब हम क्या करते हैं, वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ाते हैं। जब वोल्टेज और बढ़ाते हैं तो दो तरह की घटनाएं होती है, उन घटनाओं को हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद लेक्चर कंप्लीट। ठीक है, तो दो घटनाएं कौन कौन सी हैं? जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन। जब ब्रेकडाउन वोल्टेज से इससे भी ज्यादा जाएंगे तो दो घटनाएं होगी, उसको अलग से पढ़ना। ठीक है, वो इसी ग्राफ में, तब पूरा ग्राफ बनेगा। तो अभी करते हैं हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक का अगला पोर्शन। कि अब तक हमने ये पढ़ा क्या, ये ग्राफ था, ये रिवर्स बायस में यहाँ तक करंट कांस्टेंट रहा और वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा। ठीक, और यहाँ पर जो करंट था उसे कहा रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो वोल्टेज था उसे कहा ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन क्यों कहते हैं, क्या है कहानी, वो समझेंगे अभी। अब क्या हुआ कि अगर मैं इसके बाद वोल्टेज और बढ़ाता हूँ और पीछे जाता हूँ, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर था -10 वोल्ट मान लो, यहाँ था -1 वोल्ट, तो -1 से माइनस के 10 वोल्ट तक तो ये कांस्टेंट रहा, तो -10 मेरा क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब अगर मैं -20 वोल्ट पे चला गया, -50 वोल्ट पे चला गया तो क्या होगा? ठीक है, तो वो पॉइंट लिखा मैंने, पॉइंट नंबर 6 या 7 जो भी हो लिख लेना। इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज इज टू हाई देन पीएन जंक्शन डायोड ब्रेक। अब ये ब्रेक का मतलब क्या है? ब्रेक का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से ज्यादा करंट मिलने वाली है। ठीक है, ब्रेक करना मतलब ज्यादा से ज्यादा करंट मिलने वाला है, तो उसको हम समझेंगे कि ये जो ब्रेक होने की जो घटना है वो दो तरीके से होती है, या फिर दो टाइप उसमें हमें मिलते हैं। कौन कौन से? एक होता है जेनर ब्रेकडाउन या जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं इसे, लेकिन मैं जेनर ही कहता हूँ, और दूसरा है एवलांच ब्रेकडाउन। दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग है, पढ़ने के बाद पता चलता है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस है छोटा सा जिसे हम डिस्कस करेंगे। चलो, अब मैंने क्या किया भाई कि पहले तो थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज किया, तो हम पहले पढ़ लेते हैं इसको जेनर ब्रेकडाउन को। ठीक है, जेनर ब्रेकडाउन को क्लियर कट करते हैं। पॉइंट को समझना कि एज वी इंक्रीज द रिवर्स बायस वोल्टेज, एज वी इंक्रीज VRB, ठीक है, तो देखना VRB यहां पर है, यहां पर क्या था, ये माइनस प्लस चार्ज था, ठीक है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो क्या इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा? बढ़ेगा, यानी कि इसकी विड्थ बढ़ना स्टार्ट होगी, स्टार्ट हुई, स्टार्ट हुई, तो हमें पता है कि एक चार्ज की लेयर और दिखा दो, समझने के लिए, है ना। तो इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया एज वी इंक्रीज दी VRB, इफेक्टिव बैरियर इंक्रीजेस, जिससे विड्थ इंक्रीज कर गया। सही है ना, विड्थ इंक्रीज किया, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया। सही है ना, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, तो बढ़ गया तो क्या करें, करना कुछ नहीं है, कि अगर आप बढ़ाते जाएंगे VRB, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। हाँ, सो एज VRB इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, और एक वक्त ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एट वन स्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग इनफ to break covalent bond
मतलब क्या है, पीएन जंक्शन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इम्प्योरिटी से हमने मिलकर बनाया है, यानी कि ऐसा कैसा 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 यहाँ बना देता हूँ, सिलिकॉन 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 ऐसा बना था, बॉन्ड बना था, बॉन्ड बना था, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई इम्प्योरिटी डाल दी थी, जैसे भी कुछ भी, तो देखो अभी क्या कहना चाहता है, तो वास्तव में तो कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टिविटी थी पूरे पीएन जंक्शन में, है ना, जो एटम्स कनेक्ट करते हैं। तो जैसे आपने रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा है मतलब क्या है, आपस में फोर्स ज्यादा लगने लगा है, चार्जेस के बीच में फोर्स ज्यादा लगने लगा है, तो क्या होगा, क्या होगा सोचिए थोड़ा सा, फोर्स ज्यादा लगने लगा है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, मैंने लिख ही दिया है कि नहीं, तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर बढ़ गया, फोर्स लगा रहा है, इधर उधर खींचातानी हो रही है, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक जैसे ही हुए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वहां क्या बनेगा, होल बन गया। इस तरह से बहुत से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर निकलेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर अगर निकलेंगे तो देखो एन टाइप में माइनॉरिटी कौन होते हैं, होल्स होते हैं, पी टाइप में माइनॉरिटी कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बढ़ रहे हैं, है ना, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से। क्या हुआ बढ़ने से, बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड, है ना, नीचे वाला पॉइंट दिखता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड, ओके। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर को हमने जनरेट कर दिया। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुए तो होल की मात्रा बढ़ गई एन टाइप में, और इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई पी टाइप में, एंड हेंस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। तो बताओ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ गया, भाई एक होल नहीं है, दो तीन होल हो गए मान लो, तो क्या करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया ना। यानी कि जैसे जैसे मैं रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाता हूँ वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर निकलने की वजह से एन टाइप में माइनॉरिटी बढ़ गई होल्स, और पी टाइप में माइनॉरिटी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि मेजोरिटी का कोई काम वैसे ही नहीं था रिवर्स बायस में, ठीक है। तो ये बढ़ गए तो अब करंट भी बढ़ गया, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं जाने वाले, है ना, इधर से इधर जाने वाले, इधर से इधर जाने वाले, तो ज़्यादा हो गया मतलब करंट बढ़ गई। यानी कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, लेकिन नेगेटिव ही बढ़ता है, सही है ना। तो इसको ऐसा दिखा दिया। तो जिस वोल्टेज पर, जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये स्ट्रॉन्ग हुआ होगा ना, उस वोल्टेज को हम कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, समझे। उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ा है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, दिस कॉजेज लार्ज करंट टू फ्लो, ओके, एंड दिस कॉजेज लार्ज करंट टू फ्लो, दिख जाएगा ना नीचे, लार्ज करंट टू फ्लो, ओके। कैमरा देखता हूँ दिखता है कि नहीं, दिख जाएगा। और ये जो पूरी मैकेनिज्म हुई है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये मैकेनिज्म, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज ए जेनर ब्रेकडाउन, इसी को क्या कहते हैं, जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं, ओके। पॉइंट नंबर 9 कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, द होल मैकेनिज्म इज नोन एज जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन, फिर से बताएं, देखो फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे हम पीछे जा रहे हैं, हमने कहा कि विड्थ बढ़ा क्योंकि पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया,
विड्थ बढ़ने से, पोटेंशियल बैरियर बढ़ने से, इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते एक केस ऐसा आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मजबूत हुआ कि उसने कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। ब्रेक हुए तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, उनके जनरेट होने की वजह से क्या हुआ कि मैग्नेटिक चार्ज के कंसंट्रेशन बढ़ गया। उनके बढ़ने से क्या हुआ कि करंट बढ़ गया, और करंट बढ़ना वो जो पूरा मैकेनिज्म उसको क्या कहते हैं, जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। और जिस वोल्टेज पर हमें ये करंट मिलता है या जिस वोल्टेज पर हमें ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ओके, आई बात समझे। चलिए अगला हम पढ़ते हैं अब एवलांच के ब्रेकडाउन। एवलांच के ब्रेकडाउन को देखते हैं भाई। पहले ये डायग्राम मिटा दें इसका। दोनों को एक साथ इसलिए दिखा रहे हैं समझ में आना चाहिए। चाहते तो इसे मिटा सकते हैं लेकिन नहीं मिटाएं। पहला पॉइंट, इसका भी सेम ही कहना है कि आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, ठीक है। सो एज वी आर बी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, ठीक है। उसने इतना ही कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ। ओके, उसने कहा कि मैं कंसंट्रेशन भी नहीं बढ़ाने की बात कर रहा हूं। ओके, मान लो एक ही होल अवेलेबल था, इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया, इतना ही वोल्टेज हमने बढ़ाया, तो ये होल इधर जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो F इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगा था, उसकी वजह से जा रहा होगा, है ना, सिंपल है। और ये होल इधर जा रहा है तो इसके ऊपर भी फोर्स लगा, F इक्वल टू क्यू। ओके, तो F इक्वल टू क्यू ई जो फोर्स लगा है इन पार्टिकल्स पर लगा है, चार्ज कैरियर्स पर लगा है, जिनका कुछ ना कुछ मास होगा। मास है तो उन्हें कुछ एक्सेलरेशन मिला होगा, दे गेट एक्सेलरेटेड ड्यू टू फोर्स F इक्वल टू क्यू ई। यानी कि F इक्वल टू क्यू ई है और F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम ए इक्वल टू ई। यानी कि उनके पास क्या आ गया है, एक्सेलरेशन आ गया है, उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिक फोर्स मिल गया है। तो बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसा लिखो, वाइल इलेक्ट्रॉन एंड होल क्रॉसिंग द जंक्शन, जब जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग द जंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दे गेट हायर वोल्टेज, हायर वेलोसिटी ड्यू टू electric field while electron and hole crossing the junction, then due to electric field क्या होगा, due to electric field ये होगा, they will get accelerated, that means they get the higher velocities. Okay, so due to electric field they get the higher velocities, हायर वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, है ना। जैसे यहां आया, ये यहां आया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स है, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब आगे, अब इसने कहा कि ये यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंचा, अब पहुंचा तो एन टाइप में, इलेक्ट्रॉन पहुंचा एन टाइप में और ये पहुंचा पी टाइप में, यानी कि फिर से वहां पर क्या है, कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर होगा, है कि नहीं। चलो कुछ भी दिखा दो यहाँ पर, बोरॉन, नाइट्रोजन, जो भी दिखाओ। सिंपल मैंने एक क्रिस्टल बनाया समझने के लिए, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं, जेम्स बॉन्ड वाला अलग बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, हाँ विजिबल है। चलिए अब देखो, कोई इलेक्ट्रॉन आया डिप्लीशन लेयर से सीधा टकराया पी या फिर एन में, तो इसी टाइप के किसी क्रिस्टल में टकराएगा जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, मोमेंटम भी है इसके पास, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, इसके पास मोमेंटम भी हाई है, इसका मोमेंटम इज हाई, मोमेंटम मतलब P इक्वल टू mv,
C इक्वल टू V। तो मोमेंटम ही इसका हाई है। हाई मोमेंटम वाला अगर एक पार्टिकल या चार्ज कैरियर किसी से टकराएगा, हाई मोमेंटम वाला अगर एक पार्टिकल किसी से अगर क्या करता है, कोलिजन करता है, तो कोलिजन करने पर क्या होगा देखो कि जैसे ये हायर वेलोसिटी वाला जो पार्टिकल है, इट गेट कोलाइड्स विथ अदर चार्ज कैरियर और इट विल ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड। तो मैं कहाँ लिखता हूँ, उसको देखते हैं, जगह देखते हैं इसकी। दिस बाय कोलिजन, ये कोलिजन से क्या कर देगा, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो दिस बाय कोलिजन ब्रेक डाउन द कोवलेंट बॉन्ड। फिर से देखें, सबसे पहले अपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड है, होल और इलेक्ट्रॉन है, होल इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन मतलब हायर वेलोसिटी उसको मिली है, हायर वेलोसिटी मतलब हायर काइनेटिक एनर्जी है और हायर मोमेंटम है। और हायर मोमेंटम वाला जब अंदर एंटर करेगा मतलब वो क्रिस्टल में किससे टकरा रहा है, टकराएगा मतलब क्या है, कोलिजन है। सो दिस बाय कोलिजन ब्रेक डाउन द कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फिर से क्या होंगे, अगेन इलेक्ट्रॉन और होल पेयर गेट जनरेटेड। ओके, so electron hole pair generated। लेकिन खास बात क्या कि ये एक चेन रिएक्शन है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, या आगे वाले से टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, ये चेन रिएक्शन है एवलांच। तो एवलांच को मैं यहाँ लिख देता हूँ, एवलांच में पॉइंट नंबर 5 ऊपर दिख जाएगा, दिख जाएगा। तो इट्स अ चेन रिएक्शन कि चलता ही रहेगा कंटिन्यूसली, इट्स अ चेन रिएक्शन। और ये मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, इन दिस मैकेनिज्म इज नोन एज एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक, अब ये नाम का क्या रीजन है देखो। सबसे पहली बात तो हम क्लियर कट कर देते हैं सारी कहानी को कि पहले यहाँ तक बढ़ाया तो ब्रेकडाउन वोल्टेज था, कोई कुछ चेंज नहीं हो रहा था, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। फिर हमने वोल्टेज बढ़ाया तो हमने देखा कि एक वोल्टेज ऐसा है जहां पर जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात हो रही थी, और उसके बाद एवलांच ब्रेकडाउन क्या कहता है कि कंटिन्यूसली करंट बढ़ता जाएगा, ये है जनरल ब्रेकडाउन। फिर से समझाएंगे, डोंट वरी। ये है जनरल ब्रेकडाउन, सॉरी जनरल के एवलांच से, ये हमने जो अभी जस्ट पढ़ा है। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट। मैं एक बार फिर से टोटल रिवर्स बायस का जो ग्राफ है ये पूरा बताता हूँ, है ना, तभी मजा आएगा। मिटा देते हैं पहले, चलिए फिर ग्राफ को देख लेते हैं एक बार फिर से हम कि कंक्लूजन क्या निकला है। तो ये है भैया वोल्टेज का लाइन, जीरो से स्टार्ट होकर के इधर जाएंगे हम रिवर्स बायस में, और इधर हम जाएंगे करंट के लिए रिवर्स बायस में, जिसकी वैल्यू होती है माइक्रो एम्पीयर। चिंता ना करें, ठीक है। इसमें हमने पहला ऑब्जर्वेशन देखा रिवर्स बायस में कि वोल्टेज आप जैसे जैसे नेगेटिव में जाते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -10, अप टू ए सर्टेन वोल्टेज एक कांस्टेंट रहती है, कौन, करंट। ठीक है, तो हमने कहा कि मान लो कोई वोल्टेज रहा होगा भाई यहाँ तक का, जिसके लिए कांस्टेंट रहती है लगभग। ठीक है, ये पॉइंट सी, ठीक है ना। तो पॉइंट सी को हमने कहा था क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा था। तो पॉइंट सी मेरा क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। सही, इसके बाद भी अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो हमने कहा कि एट हायर रिवर्स बायस वोल्टेज दो तरह की घटना होगी, जेनर और एवलांच। जेनर क्या है, जेनर की घटना कहती है कि जब आप वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं और पीछे जाएंगे, मान लो -50, -100, इतना वोल्टेज आपने कर दिया है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि वोल्टेज बढ़ने से पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, विड्थ बढ़ गई, किसकी, डिप्लेशन लेयर की। विड्थ बढ़ने से विड्थ का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ गया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही क्या करता है, क्रिस्टल के कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ देता है। कोवलेंट बॉन्ड टूट जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने से
करंट मिलेगा, उसी करंट को, वो जो करंट जहाँ पे मिलती है, जिस वोल्टेज पे मिलती है, उसको क्या कहते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। मान लो -50 पर मिला, ऐसा वोल्टेज बढ़ गया है ना, तो इस वोल्टेज पर मुझे करंट ज़्यादा मिली, तो ये हो गया मेरा जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में किसका काम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ मरोड़ देता है। ठीक है, अब आ कैमरा चेक करना पड़ता है, एक बार रिकॉर्डिंग खराब हो गया था। चलिए, तो कांस्टेंट वोल्टेज वाला समझे, उसके बाद ये समझे, ये जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है। अब अवलांचे ब्रेकडाउन, अवलांचे ब्रेकडाउन कहता है कि आपने इतना वोल्टेज बढ़ाया था, तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाओ तो थोड़ा बहुत 1-2 वोल्टेज। अब उतने ही वोल्टेज पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एन टाइप में जो माइनॉरिटी क्या है, होल से, पी टाइप में माइनॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये यहाँ से यहाँ क्रॉस करेंगे तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिलता है F=QE, और इसकी वजह से एक्सीलरेटेड हो जाते हैं। एक्सीलरेटेड होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उससे बढ़ने से मोमेंटम बढ़ गया, और मोमेंटम बढ़ने से क्या हुआ कि जब ये हायर मोमेंटम के साथ यहाँ टकराएगा अंदर जाके क्रिस्टल से, तो अंदर जाने पर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर से बॉन्ड ब्रेक हुए, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेट हुए, करंट बढ़ गया। यानी कि करंट इसमें भी बढ़ रहा है, लेकिन अलग तरीके से, है ना। तो इस मैकेनिज्म हमने कहा एवलांचे ब्रेकडाउन। तो ये हो गया अपना एवलांचे ब्रेकडाउन। तो अभी याद रहेगा एवलांचे ब्रेकडाउन का मतलब क्या है। एवलांचे का मतलब क्या होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट है ना, शिवाय मूवी देखा होगा आपने, जिसमें क्या होता है, पहाड़, जो माउंट एवरेस्ट है उसकी एक लेयर स्लाइड होती है, फिर धीरे धीरे पूरा पहाड़ का हिस्सा ही आने लगता है, अपने ऊपर गिरने लगता है, तो वो क्या है, एवलांचे। ठीक है ना, तो उसी तरह से इसमें होता है कि धीरे धीरे करंट बढ़ता है और अचानक से ऐसे बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। डिफरेंस क्या है जेनर में, जेनर में इलेक्ट्रिक फील्ड खुद बॉन्ड ब्रेक करता है, एवलांचे में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से काइनेटिक एनर्जी मिलती है, उससे मोमेंटम बढ़ता है, वो कोलिजन करता है, कोलिजन करने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेट होते हैं बाय ब्रेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब जेनर और एवलांचे में एक छोटा सा डिफरेंस, एक लाइन का। जेनर ब्रेकडाउन जो है, इट ऑकर्स इन हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन। और एवलांचे किसमें होता है, लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन, जिसमें डोपिंग का लेवल बहुत ज्यादा है वहां पर जेनर मिलता है, जिसमें डोपिंग का लेवल बहुत कम है वहां एवलांचे मिलता है। ठीक है, तो आगे की घटना, आगे के लेक्चर में हम स्विचिंग कंडीशन पढ़ेंगे, स्विच ऑन ऑफ करना, वहीं से आपके मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए फिर पढ़ाई करते रहें, और कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं।